डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे होमिंग पैटर्न। जो सैल्मन जो मछली होती है उसका हमने पार्ट ए देखा था कि किस तरह से उसका जीवन चक्र होता है समुद्र और नदी के मध्य। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये मैकेनिज़्म या इंस्टिंक्ट इसमें डेवलप होती है। तो कुछ प्रजातियां होती है मछली की जो बहुत सारे डिस्टेंस को ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर फूड के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए। तो इस तरह से जो मछलियां होती हैं अनेकों प्रकार की, बहुत सारी मछलियों के उदाहरण हैं जो इस तरह से माइग्रेशन करती हैं फॉर फीडिंग, स्पॉनिंग। इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। इसको अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो एक तरह का मूवमेंट है एक सेप्टियल यूनिट, अर्थात एक जोग्राफिकल लोकेशन से दूसरी जोग्राफिकल लोकेशन में अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, फिश माइग्रेशन। उसी तरह से हम देखते हैं कि मछलियों में ये जो माइग्रेशन है ये एक तरह का एडेप्टेशन है, और ये जो एडेप्टेशन है ये डिपेंड करता है कि जो मछली है उसकी कैसी पॉपुलेशन है। माइग्रेशन का जो बिहेवियर है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना को बनाता है इन मछलियों के जीवन काल में, और उनका जो जीवन काल है, उसका जो लाइफ स्पैन है, उसकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो किस तरह से प्रभावित होती है इस माइग्रेशन में। तो ये जो मछलियाँ, अनेकों प्रकार के माइग्रेशन होते हैं। क्योंकि हम आज होमिंग इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं सैल्मन में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मछलियाँ होती हैं जैसे कि सैल्मन होगी, आपकी हिल्सा होगी, लैम्प्रे होगी, ये ट्रैवल करती हैं लॉन्ग डिस्टेंस को सी में और फिर जाती हैं नदी में। तो ऐसी जो मछलियाँ होती हैं जो अपना हिस्सा बहुत ज़्यादा सी में या ओशन में बिताती हैं और फिर माइग्रेशन करती हैं फ्रेश वाटर में, ऐसी जो मछलियाँ होती हैं हम उनको कहते हैं एनाड्रोमस फिशेस। उसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि हिल्सा और सैल्मन। हज़ारों किलोमीटर्स ये ट्रैवल करती हैं, सी में ट्रैवल करती हैं, फिर 100 किलोमीटर्स ट्रैवल करती हैं उस नदी में, उस स्थान पे पहुंचने के लिए जहाँ पे उनका स्पॉनिंग ग्राउंड होगा। क्यों ये माइग्रेशन करती हैं, क्या रीज़न्स होते हैं? तो अगर हम देखें कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया हुआ है। नॉर्थकोट बताते हैं कि फीडिंग के लिए, कि फीडिंग जो ग्राउंड्स हैं, अर्थात जो इनका जो भोजन है वो वहाँ पे अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, चाहे हम ओशन की बात करें, चाहे हम झीलों या नदियों की बात करें। उस तरह से अनफेवरेबल जो कंडीशंस हैं, जो उसके प्रतिकूल जो वातावरण है उसको, उससे बचने के लिए माइग्रेशन करती हैं। अपनी जो पॉपुलेशन है, अपनी जो प्रोजनी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं। अपनी एक तरह से कॉलोनाइजेशन या अपनी जो एक तरह का उनका जो प्रेजेंस है उस चीज़ को वो बढ़ाने के लिए करते हैं। जो इसका जो स्ट्रैटेजी बनाती है कि फूड जो इनटेक है वो ज़्यादा कर सके, इसका जो ग्रोथ रेट है, इसका जो सर्वाइवल रेट है वो इससे इन मछलियों का बढ़ जाता है, इसलिए ये माइग्रेशन करती हैं। तो माइग्रेशन करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चाहे वो उनके फीडिंग से रिलेटेड हों, चाहे वो अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए हों, या प्रमोट करने के लिए हों कॉलोनाइजेशन, या उनके एक्सप्लॉयटेशन के लिए हों जो रिच फूड रिसोर्सेज हैं उनके लिए। क्या फ़ायदे होते हैं माइग्रेशन के? माइग्रेशन एक तरह का एडेप्टेशन है, दूसरी तरफ वो स्पॉनिंग, नर्सरी और फीडिंग ग्राउंड्स उनको उपलब्ध कराता है। फीडिंग मतलब जहाँ वो खाना पीना कर सकें, नर्सरी ग्राउंड मतलब एग्स के बाद की सारी अवस्थाएं वहाँ पे डेवलप हो सकें। स्पॉनिंग मतलब लेइंग ऑफ एग्स इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे आपने देखा था पहले वाले वीडियो में कि किस तरह से एग्स होते हैं, किस तरह से एग्स के बाद में दूसरी डेवलपमेंटल अवस्थाएँ उससे विकसित होती हैं। तो एक जो स्पीशीज़ होती है जहाँ पे कि जो एडल्ट्स हैं वो रिटर्न करते हैं स्पॉनिंग में एक एरिया में जहाँ पे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन सिमिलर हैं उनके सर्वाइवल के लिए, जिससे कि विकसित हो सकें उससे दूसरी जनरेशन्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एग लार्वल सर्वाइवल और एग किस पे निर्भर करेगा कि जो स्पॉनिंग जो ग्राउंड्स हैं, अर्थात जो स्पॉनर्स हैं, जो ग्राउंड है, जो ग्रेवल है, वो वहाँ पे किस तरह से विकसित है। तो बहुत सारे माइग्रेशन के प्लस फीचर्स होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक तरह का एडेप्टेशन है, एडवांटेजेस होता है फीडिंग ग्राउंड्स के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, और जो सर्वाइवल जो रेट है वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है एग्स वहाँ पे कितने, जैसे कि एवरेज जो है बंच साइज़ जो एग है वो लगभग 3000 होता है इसका।
तो अगर हम एक सैल्मन का एक जीवन चक्र एक ग्लिम्स में देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्स जो कि स्पॉनिंग फेस में एडल्ट्स के द्वारा रिवर में ले किए गए हैं, इससे फ्राई डेवलप होगी, इससे पार डेवलप होगा। पार से पहले हम देखते हैं कि जो फ्राई हैं वो जब इससे डेवलप होंगी, फ्राई से पार, पार से स्मॉल्ट और स्मॉल्ट से आपके लेक फेस डेवलप होगी जो नदी में है, लेकिन वो उस फेस में जहाँ के थोड़ा सा नमकीन पानी हो जाता है, और फिर यहाँ से ये स्पॉनिंग फेस में जाएगी। तो हम देखते हैं कि अगर हम चिनूक सैल्मन प्रजाति की बात करें तो जो स्पॉनिंग जो फेस होता है इसका वो थोड़ा सा कलर में गोल्डन या ब्राउन कलर का आप तक दिखता है। एग्स जो फर्टिलाइज ये ले करते हैं उससे एल्विन डेवलप होती हैं, जो फिर डेवलप होती हैं आपकी फ्राई डेवलप होती है, फिर पार डेवलप होती है, फिर स्मॉल डेवलप होती है अर्ली समर सीज़न में। जैसे ही वो डेवलप होती है तो वो मूव करती है डाउन स्ट्रीम, मतलब नदी जहाँ पे समुद्र की ओर जा रही है उस अवस्था को हम कहते हैं मूविंग डाउन स्ट्रीम। और फिर वो आती है लेक फेस में। लेक फेस में आती है तो हमें दिखाई देती है ग्रेटर लेक्स में सिल्वर कलर में रूपांतरित हो जाती है, बड़े आकार की हो जाती है स्मॉल्ट से, उसको हम कहते हैं लेक फेस। और लेक फेस अल्टीमेटली डेवलप होती है स्पॉनिंग फेस में। क्या ट्रेड्स होते हैं होमिंग इंस्टिंक्ट के जो सैल्मन में होती है, हम देख रहे हैं कि इसका जीवन काल है, क्या चीज़ें इसको निर्धारित करती हैं। जो फ्रेश वाटर में रहती हैं 3 साल तक, डिपेंड करता है प्रजाति कौन सी है, पॉपुलेशन कौन सी है, फिर ये माइग्रेट करती हैं ओशन में। वो उसका एडवांटेज लेती हैं इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी का और अपने खाने की जो अपॉर्चुनिटी उसको प्राप्त होती हैं जिसको हम कहते हैं फॉरेजिंग अपॉर्चुनिटीज़। ये जो सैल्मन हैं ये ओशन में ही रहती हैं जब तक कि वो मैच्योर हो जाती हैं। जैसे ही वो मैच्योर पूरी तरह से हो जाएंगी तो उसके बाद में वो स्पॉनिंग ग्राउंड्स में जाएंगी। तो ये जो ओशन से रिवर की ओर जो माइग्रेशन, इसको हम कहते हैं होमिंग माइग्रेशन। ये हज़ारों किलोमीटर्स में होता है फ्रॉम द माउथ ऑफ द होम रिवर। जो होम रिवर है उसके माउथ से शुरू होता है। रिवर जो माइग्रेशन होता है बैक टू द नेटल साइट, उसको हम क्या कहेंगे, रिवर से समुद्र की ओर जाना, उसको कहेंगे ओशन माइग्रेशन। ओशन से रिवर की ओर जाना हम कहेंगे रिवर माइग्रेशन। तो ये डाइवर्स मैराइन और फ्रेश वाटर हैबिटेट में जा रही हैं, हज़ारों किलोमीटर ये ट्रैवल कर रही हैं। किस प्रकार से कर रही है, इनमें कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन क्लू है, इसमें कोई डिस्टिंक्ट चैलेंज की कोई ऐसे कोई स्ट्रक्चरल चीज़ें इसमें उपस्थित हैं जो इसको ओरिएंट करती हैं कि ओरिएंटेशन मेरा समुद्र की ओर होना चाहिए, ओरिएंटेशन मेरा नदी की ओर होना चाहिए। ओशन माइग्रेशन की हम बात करें, ओपन ओशन में वैज्ञानिकों ने शोध कार्य किया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को पता किया है, इसकी टैगिंग की जाती है, इसके ऊपर टैग्स लगाए जाते हैं, इसके रिकैप्चर स्टडी की जाती है, इसके कुछ मॉडल्स कंप्यूटर के स्टडी किए जाते हैं। इन मॉडल्स को हम सिमुलेशन मॉडल्स कहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, जो कि होते हैं ओरिएंटेशन कैपेबिलिटीज़ ऑफ जुवेनाइल। जुवेनाइल्स मतलब एग्स के आगे की जो अवस्थाएं थी, जो हमने देखी कि यहाँ पे फ्राई होता है, स्मॉल्ट होता है, पार होता है, तो ये जो सारी अवस्थाएं होती हैं इनको हम कहते हैं जुवेनाइल्स। ठीक है, तो जो सिमुलेशन जो मॉडल्स होते हैं उनकी स्टडी की गई, टैग रिकैप्चर की स्टडी की गई, ओरिएंटेशन कैपेबिलिटीज़ को देखा गया। तो इन ऑब्जर्वेशंस से हमें ये पता चला कि ये कंसिस्टेंट थे, मतलब ये उसके बराबर पाए गए जो हाइपोथेसिस इसके लिए दिया गया था। हाइपोथेसिस दिया जाता है किसी भी थ्योरी से पहले हम कोई चीज़ प्रपोज करते हैं तो हम उसको कहेंगे हाइपोथेसिस। तो ये जो होमिंग सैल्मन है इसकी जो गाइडिंग होती है वो मैप और कंपास सिस्टम से होती है ऑन द ओपन ओशन। मतलब एक तरह का एक इसमें कंपास और मैपिंग सिस्टम इसके दिमाग में प्रेजेंट है, और ये प्रिसाइज होमिंग डिपेंड करता है उसकी इम्प्रिंटिंग से। तो जो छोटी जो इसकी डेवलपमेंटल अवस्थाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं जुवेनाइल सैल्मन्स, वो अपनी गति को, वो अपनी मूवमेंट को ओरिएंट करती हैं कि सूरज की पोजीशन कहाँ है, सन की पोजीशन कहाँ है, पोलराइज्ड लाइट पैटर्न्स कहाँ है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे है। तो छोटे जो डेवलपमेंटल सैल्मन जो होती हैं वो अपने आप को ओरिएंट करती हैं सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग, पोलराइज्ड लाइट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। बायोजेनिक मैग्नेटाइट क्रिस्टल्स को भी मैग्नेटो रिसेप्शन के रूप में देखा गया है,
और ये जो मैग्नेटो रिसेप्शन के रूप में बायोजेनिक मैग्नेटाइट क्रिस्टल देखे गए हैं, ये इसकी जो लेटरल लाइन होती है, जब हम मछली को पूरा देखते हैं तो मछली के एक तरफ, दोनों तरफ एक लाइन सी प्रेजेंट होती है, उस लाइन को हम लेटरल लाइन करते हैं। उसके हेड में भी पाई गई और साइड में भी पाई गई कुछ ऐसे बायोजेनिक मैग्नेटिक क्रिस्टल्स जो कि मैग्नेटो रिसेप्शन करते हैं। मतलब अर्थ क्या है, अर्थ इज़ ए मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें ऐसे मैग्नेटो रिसेप्शन उसके सिर में और उसके साइड में प्रेजेंट होते हैं सैल्मन मछली के। रिवर माइग्रेशन जो इंटरफेस होता है ओपन ओशन और रिवर माइग्रेशन में कॉम्प्लेक्स होता है कोस्टल और एस्चुराइन वाटर्स में। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ये बताते हैं कि फ्रेश वाटर जो होमिंग माइग्रेशन होता है, अब उसे फ्रेश वाटर में जाना है, तो फ्रेश वाटर होमिंग माइग्रेशन ऑल्फैक्टरी डिस्क्रिमिनेशन से होता है। मतलब वो ऐसी चीज़ें अपने नेज़ल ट्रैक्ट के द्वारा या ऑल्फैक्टरी डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा ले सकती है। ऑल्फैक्टरी इम्प्रिंटिंग हाइपोथेसिस सबसे पहले हैज़लर और विस्बे ने प्रपोज किया था। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स पे उन्होंने बताया था कि जो फ़िश है ये डिस्क्रिमिनेट कर सकती है अलग अलग नदियों के पानी को उनकी सुगंध के अनुसार। तो जो सुगंध होती है पानी को, जिसको हम कहते हैं ऑडर्स, और किसी भी चीज़ की फ्रेगरेंस को, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं इसके ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन्स मछलियों के। तो ये ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन्स इसके डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि अलग अलग जो नदियां हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स। ये जो हाइपोथेसिस है ऑल्फैक्टरी इम्प्रिंटिंग हाइपोथेसिस, ये प्रपोज किया है हैज़लर और विस्बे ने। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। पहला ये कि जो ये स्ट्रीम्स होती हैं, ये जो नदियाँ होती हैं, इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेबल होता है ओवर ए टाइम। मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इसमें कौन कौन से यहाँ पे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो भी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक स्टेबल होते हैं। दो मान लीजिए रिवर, आपकी रिवर ए और रिवर बी, तो रिवर ए और रिवर बी में आप देखोगे क्लोराइड कंटेंट हो गया, आपका सोडियम का कंटेंट हो गया, फास्फोरस का हो गया, नाइट्रेट का हो गया। तो ये दोनों में एक अलग अलग प्रकार का होगा। ये डिस्टिंग्विश कर सकती हैं मछलियाँ कि ये नदी ए है या ये नदी बी है, क्योंकि उनका ऑल्फैक्टरी जो ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इस मछली ने लर्न कर लिया है कि जो केमिकल फीचर्स हैं इन स्ट्रीम्स के वो किस प्रकार के हैं। अब उनको ये भी पता चल जाता है कि अब हमें सीवर्ड माइग्रेशन करना है या हमें रिस्पॉन्ड करना है एज एडल्ट्स। तो ये सारी चीज़ें उसमें इस इम्प्रिंटिंग हाइपोथेसिस की वजह से डेवलप होती हैं। कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो रोल प्ले करते हैं इनके इस होम इंस्टिंक्ट माइग्रेशन में, जैसे कि हैज़लर और स्कॉल्स ने प्रपोज किया। ऑल्फैक्टरी लर्निंग एंड होमिंग हार्मोन लेवल पर निर्भर करता है जो अलग अलग अवस्थाओं में डेवलप होते हैं। जब उन्होंने स्टडी की आर्टिफिशियल ऑर्डरेंस से, तो ये पता चला कि जो छोटी अवस्था होती है सैल्मन की, जिसको हम जुवेनाइल कहते हैं, वो लर्न कर लेते हैं कि होम स्ट्रीम की जो केमिकल जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा। तो इस तरह से हम उसको कहते हैं जो पार जो स्टेट होती है, जो स्मॉल्ट जो अवस्था होती है जुवेनाइल स्टेज की सैल्मन मछली की, वहाँ पे इनको पता चलने लग जाता है कि जो नदी है, जो स्ट्रीम है, उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो फ्रेगरेंस है, जो सुगंध है वो कैसी है। तो वो पता चलती है उनको पार स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन से, PST से। ये एक ऐसी डेवलपमेंटल प्रोसेस है जो कैरेक्टराइज होती है फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस से, जो कि उसको तैयार करती है। फ्रेश वाटर में है वो, अब उसको वो तैयार कर रही है कि उसका जो जीवन काल आगे का होगा वो समुद्र में होगा। तो जब वो पार से स्मॉल्ट में आई, तो स्मॉल्ट बीच वाली एक ट्रांजिशनल अवस्था है। तो पार स्मॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपमेंटल प्रोसेस, यहाँ पे थायराइड हार्मोन्स इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस करते हैं। उसका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में न्यूरल डेवलपमेंट होता है। मस्तिष्क के न्यूरल डेवलपमेंट में ऑल्फैक्टरी सिस्टम और ऑल्फैक्टरी इम्प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा इसमें विकसित हो जाती है साल्मन मछली में। तो ये हार्मोनल रोल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है।
लास्ट में अगर हम कंक्लूजन में देखें तो इसका बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट होता है होमिंग इंस्टिंक्ट का इस प्रजाति में। होमिंग जो होती है वो नेटल साइट्स में इवॉल्व होती है पॉपुलेशन स्पेसिफिक एडेप्टेशन, जो कि फिजिकल और बायोटिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं किसी भी साइट के। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखा गया है ईयर टू ईयर, इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ होमिंग और रिस्पॉन्स, हैबिटेट क्वालिटी और कंपटीशन। मतलब समुद्र में है तो समुद्र का हैबिटेट क्वालिटी कैसी होगी, नदी में है तो उसकी हैबिटेट क्वालिटी कैसी होगी। ये जितने भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये इसके जीवन काल को, ये इसके एवोल्यूशनरी फेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी इकोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी जो एस्पेक्ट्स हैं वो ड्राइविंग फोर्स होते हैं होमिंग में, सैल्मन में। आई होप यू आर able to understand it in a very simplified way.